कल ना हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे। जब दो एटम डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड पेयर दोनों के बिल्कुल बीचों बीच नहीं होती। बॉन्ड पेयर जो है इट इज़ शिफ्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दोज टू एटम्स विच हैव मेड अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दम, इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ सरक जाती है। बोलिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ सरक जाती है और इस तरीके से उनके बीच में जो है वो उन पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से एक डायपोल बनता है और उस डायपोल के लिए हमने क्वांटिटी और डिफाइन करी थी डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या थी? दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दो, दैट यू कॉल एज डायपोल मूवमेंट, जिसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। और इसकी डायरेक्शन केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती है। हमने देखा, हमने ये भी देखा कि अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट जीरो है तो फिर वो नॉन पोलर होगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो है तो फिर वो पोलर होगा। दैट ऑल वी हैव सीन यस्टरडे। ये सारी जानकारी हम लोगों ने कल बटोर ली थी। वी हैव गॉन थ्रू दिस इंफॉर्मेशन कंप्लीटली से, ये हम लोगों ने कल देखा। अब हम लोग जो है इसमें हमने डायपोल मूवमेंट किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा, हमने देखा जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायपोल मूवमेंट जीरो है। सिमेट्रिक मतलब जिनमें कोई लोन पेयर नहीं हो और सभी सराउंडिंग एटम एक जैसे हैं, जैसे कि CO2, जैसे कि BCl2, जैसे कि BF3, BCl3, CH4, CCl4, SF6, PCl5, IF7, जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायपोल मूवमेंट जीरो है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जैसे नॉन पोलर है, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि वाटर, ये क्या है? इनमें डायपोल मूवमेंट होता है। सो दीज आर पोलर। ये हमने देखा, बोलो। और सबसे आखिर में हमने जब लेक्चर ख़त्म किया था कल, तो हमने देखा था कि सिस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है और ट्रांस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट कम होता है। दैट ऑल इन्फॉर्मेशन वी हैव गैदर्ड यस्टरडे ओनली। करेक्ट? से वेल एंड गुड। सिस का ज़्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांस का हमेशा जीरो होगा। हम देखते हैं मोस्टली ट्रांस का जीरो होता है, बट डजंट मीन दैट ट्रांस का हमेशा जीरो होगा। ट्रांस का कम होता है और सिस का ज़्यादा होता है। ये सारी बातें हम लोग कल ज्ञात कर चुके हैं, इन सब बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अंडरस्टूड? चलो अब हम बात करते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये देखिए, मैं आपके पास में, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास में एक ये कंपाउंड है और मेरे पास में एक ये कंपाउंड है। ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। पहला वाला जो कंपाउंड है ये कौन सा है? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। मेरे से पूछा इन दोनों में से ज़्यादा डायपोल मूवमेंट किसका होगा? इन दोनों में से ज़्यादा डायपोल मूवमेंट किसका होगा? कैन समबडी टेल? अगर खुद से बता सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा भैया, कि हाँ जिंदा दिमाग के लोग बैठे हैं मेरी कक्षा में। पहले वाले का या दूसरे वाले का? इरिश, पार्डन मी। तो रेजोनेंस के कारण डायपोल मूवमेंट कम होता है ज़्यादा होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा? किसी जगह पर तुमने देखा कि रेजोनेंस के कारण डायपोल मूवमेंट घटता है बढ़ता है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि रेजोनेंस एनहांसेस और डिक्रीजेस डायपोल मूवमेंट, कुछ भी ऐसा फंडा नहीं है। देखिए, मसला ये है बेटा कि यहाँ पर जो कार्बन है ना, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि ये वाला जो कार्बन होता है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? ये कार्बन 4 ग्रुप से जुड़ा होगा, इसलिए क्या होगी इसका? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और ये कार्बन कौन सा होगा? और यहाँ s का कैरेक्टर कितना आएगा? 25। और यहाँ s का कैरेक्टर कितना आएगा? 33। और S जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। S न्यूक्लियस के क्या होता है? पास होता है। और P न्यूक्लियस से क्या होता है? दूर होता है। इसीलिए S जो होता है वो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है P के कंपैरिजन में। S इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दैट ऑलरेडी वी नो। S नाभिक के पास होता है, तो S न्यूक्लियस के पास होता है और इसलिए S का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा होता है।
तो यहाँ S का कैरेक्टर 25 है, इसलिए ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सॉरी, यहाँ S का कैरेक्टर कम है उसके कंपेरिजन में, तो ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि वहाँ S का परसेंटेज कितना है, सुनाई कम पड़ा है मेरे को, 33। वहाँ S का कैरेक्टर 33%, यहाँ S का कैरेक्टर कितना है, 25 है। तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की, ये कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कंपैरिजन में। और क्लोरीन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही सही। अब तुम यहाँ ज़रा समझो, दिमाग लगाकर समझना, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कारण से क्या होता है, क्लोरीन और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ ज़्यादा आएगा, और यहाँ वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम क्यों होगा, क्लोरीन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव ही जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया कि नहीं। कोई बॉन्ड कितना ज़्यादा आयोनिक नेचर का होगा, कितना ज़्यादा पोलर नेचर का होगा, ये डिसाइड करती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जैसा कल मैंने NH3 और NF3 में बोला था, मुझे जवाब मिला NF3 का ज़्यादा होगा। बोले क्यों साहब, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने बोला था कि मैं होता उसके साथ में बैठा हुआ तो मैं भी यही बोलता कि सही बात बोली हुई है, पर एक्चुअली इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यू रिमेंबर दैट, ज़रा एनर्जी के साथ में बोलिए। सो यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फासला है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो विभेद है, वो कम आ रहा है। एंड हियर दैट डिफरेंस इज मोर, तो वहाँ डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ डिफरेंस क्या है, तो वहाँ डिफरेंस ज़्यादा होने से दैट बॉन्ड वुड बी ऑफ मोर पोलर नेचर। उसका पोलर नेचर क्या होगा और इसका पोलर नेचर क्या होगा, और इस कारण से क्या होगा, इसका पोलर नेचर ज़्यादा होगा, इसका पोलर नेचर कम होगा। सो दैट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस विल एक्सीड दिस वन। आई रिपीट, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और वो जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है भैया, अभी तुम लोग 11th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा सोच सकते हो, क्योंकि बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसा बनता है पूरा स्ट्रक्चर इसका प्रीवंश। एक्चुअली तुमको ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तो बहुत लॉलीपॉप तरीका बताया मैंने, कि कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है अकॉर्डिंगली मालूम पड़ता है। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पर कार्बन किससे जुड़ा, 1, 2 और 3, 3 ही ग्रुप है यहाँ पर, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, sp2। यहाँ कार्बन का कौन कितना होगा, तुम बोलोगे सर यहाँ भी 3 है, यहाँ 1, 2, 3, और चौथा जो होता है ना वो यहाँ पर होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर नहीं मेंशन है तो वो हाइड्रोजन है। अभी हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हम इस बारे में पढ़ेंगे, हम डिटेल में लाइन स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तुम सिर्फ समझ लो 1 है, 2 है, 3 है, और चौथा हाइड्रोजन को कभी लिखा नहीं जाता, हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है कि होता है वो। ठीक है बेटा, तो यहाँ वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और वहाँ कार्बन कौन सा है, दिस इज sp3, दैट वन इज sp2। यहाँ इसका कैरेक्टर 25 आएगा, वहाँ 33 आएगा। और S जो होता है वो नाभिक के क्या होता है, पास होता है, और P नाभिक के क्या होता है, दूर होता है। ठीक है, S नाभिक के पास है और P नाभिक के क्या है, दूर है। और इसी कारण से क्या होता है, यहाँ ये वाला जो कार्बन है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि S का परसेंटेज कम है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि S का परसेंटेज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेंगे तो उनका डिफरेंस कम आएगा ना। जैसे कल नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव थे तो उनका डिफरेंस कम आया, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, तो डिफरेंस ज़्यादा आया। याद आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस कम आ रहा है, और यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, यूँ समझो आप, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कौन सा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और कौन, क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है बजाय कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कौन सा कार्बन, कौन सा कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। यहाँ डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा आएगा, वहाँ डिफरेंस कम आएगा, और चूंकि यहाँ डिफरेंस ज़्यादा वहाँ डिफरेंस कम है, इसीलिए क्या होगा, बॉन्ड वुड बी ऑफ मोर पोलर नेचर,
बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही भैया? तो बॉन्ड यहाँ ज़्यादा पोलर नेचर का होगा और यहाँ बॉन्ड का पोलर नेचर क्या होगा, वहाँ पोलर नेचर क्या होगा और यहाँ पोलर नेचर क्या होगा, समझे? और इसी कारण से क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और इसका डायपोल मोमेंट कम है। समझे भैया? देखो नीट की इस बार की तुम अगर केमिस्ट्री देखोगे तो अच्छी बढ़िया वाली थी। नीट की जो केमिस्ट्री थी खासतौर पे ऑर्गेनिक अच्छी वाली थी, और जेई में तो ऑर्गेनिक हमेशा अच्छी आती है, एडवांस में तो बहुत अच्छी आती है। मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, वो कितनी भी अच्छी आए तुम्हारी कॉपी के बाहर से नहीं आएगी। डन। तो चूंकि यहाँ डिफरेंस कम था, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा आया, भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इसको आप समझो। क्योंकि यहाँ पर कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कम वो मसला नहीं है, आपको जो चार्ज आना है इनके ऊपर वो किस बेस पे डिपेंड करना है, उसका बेसिस क्या है। जब डायपोल बना, जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना, तो कितने चार्जेस उन पर डेवलप होंगे, उसका बेसिस क्या है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। आप समझो ना, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऐसी स्केल बनाऊं, यदि मैं ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या बनाऊं, इसको आप समझो, यहाँ पर मैंने इस एक्सिस पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले रहा हूँ, तो यहाँ एक बात तो कन्फर्म है सर कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अरे बोलो ना यार, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये दो कार्बन्स हैं, इनमें से sp3 वाला कार्बन कौन सा होगा और sp वाला कौन सा होगा, sp2 वाला कौन सा होगा, ऊपर वाला कौन सा होगा, sp2 वाला, क्योंकि उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और sp3 वाले की क्या है। अब आप देख लो, जो फासला है वो ज़्यादा कहाँ आ रहा है, इधर फासला ज़्यादा आ रहा है ना, हेयर डिफरेंस इज मोर, हेयर डिफरेंस इज लेस। ठीक है, तो भाई क्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही सही, क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही सही। अरे है या नहीं है, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन है ही सही। अब आपको sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसमें इसका परसेंटेज 33 है, और sp3 वाला कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अगर डिफरेंस देखा जाए देती तो वो क्या आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, बोलो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है ही सही, आर्यन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है ही सही। दूसरी एक और बात यहाँ पर कौन सी है, दूसरी यहाँ पर एक और बात है, तुम समझो कि ये जो बॉन्ड है ना, ये लॉन्ग बॉन्ड है, लार्ज बॉन्ड है ये। क्यों? sp चूंकि s का परसेंटेज कम है, मतलब p का कैरेक्टर ज़्यादा है, और p न्यूक्लियस के अवयव होता है, p न्यूक्लियस के क्या होता है, अवयव होता है। तो p वाले का कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। परसों तुमने देखा था ना भैया कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करी थी कि नहीं करी थी हमने, कि जैसे जैसे s का कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटती है। तो दिस बॉन्ड इज लार्ज एंड दिस बॉन्ड इज स्मॉल। अब आपको जब डायपोल मोमेंट लिखना होता है तो डायपोल मोमेंट कैसे लिखते हो आप, म्यू इक्वल्स टू क्या लिखते हो, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो यहाँ ऑलरेडी उनके चार्ज का डिफरेंस भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, नहीं आ समझ में, चार्ज का डिफरेंस भी ज़्यादा है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आने के कारण ज़्यादा चार्ज आएगा। चार्ज का बेसिस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। चार्ज का बेसिस क्या है, तो चार्ज का चूंकि डिफरेंस ज़्यादा है इसलिए चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है इसलिए चार्ज ज़्यादा आएगा और बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा आएगी, तो दोनों का प्रोडक्ट भी ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ क्या, चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है इसलिए चार्ज भी कम है और बॉन्ड भी छोटा है। तो दोनों ही कारणों से देखा जाए तो डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा आएगा और इसका कम। समझे, लिख सकते हो इसको भी। तो ये इस बेसिस पर बॉन्ड हम डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन कर पा रहे हैं। बोलिए, चलो अभी और देखिए,
एक ये कंपाउंड बना है, ये लीजिए। अभी आपके पास में ये 3 कंपाउंड आप देखिए। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। और इसका नाम होगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। और इसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। ठीक है, अभी IUPAC नेमिंग हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, तब देखेंगे। बट अभी दिस इज 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, दिस इज 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन और दिस इज 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। नाउ वी आर हेयर टू कंपेयर देयर डाइपोल मूवमेंट्स। हमें इनके डाइपोल मूवमेंट को कंपेयर करना है। क्या करना है? इनके डाइपोल मूवमेंट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इनके डाइपोल मूवमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे? कोई बता सकता हो तो बता रहा हूँ, तो फिर मैं बता ही रहा हूँ, मेरा काम तो ही सही। किसका? ऐसा क्यों? बोलो धुरंधर। डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मूवमेंट कौन सी क्वांटिटी है? कौन सी है? वेक्टर। अब इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा बनेगा और इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा बनेगा। मानते हो इस बात को? इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा, इसका डायपोल मूवमेंट, भाई डायपोल मूवमेंट कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा, यहाँ कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा और यहाँ कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा। ये तो देखते से ही मेरे को समझ में आ रहा है कि तीसरे वाले का कितना होगा, कैंसिल ही हो जाने वाला है। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सो दैट वुड बिकम नथिंग बट 0। बोलो, चलो, वेल एंड गुड। हमें ये तो समझ में आ ही गया कि भैया उधर तो 0 आना है, पर अभी इधर देखते हैं। अब डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे मैं आपको याद दिला दूं। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकलता है R = √P² + Q² + 2PQ cos θ। बहुत फेवरेट आइडेंटिटी है, बहुत फेवरेट। रिजोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर्स हमने पढ़ा है। ठीक है भैया, √P² + Q² + 2PQ cos θ। देखो, जब तुम्हारी बैच शुरू करी थी मैंने, तब तुम लोगों को बोला था कि शुरुआत के 2 महीने लगता है कि क्या पढ़ना है यार। 2 महीने बाद तो इतनी हालत हो जाती है कि हमको लगता है कि हम क्या क्या पढ़ें यार। एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। सो मेनी थिंग्स आर टू बी डन। चीज़ें बार बार बीच बीच में आपको रिवाइज करते रहे तो चीज़ें होती रहेंगी। कभी ये दोहरा लिया, कभी वो दोहरा लिया। अगर तुम जेन्युइनली पढ़ने पर आ जाओ तो तुमको लगेगा तुम्हारे पास तो खाना खाने का टाइम नहीं है यार। ये स्थिति है, ये है, इतना सिलेबस है। और जो कंसिस्टेंट, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस तो सब बहुत सारे लोग देते हैं अपनी अपनी कोचिंग पर भैया, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, देने वालों की कमी थोड़ी ना है। मसला ये है कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, ये टेस्ट मैच है, आपको लगातार खेलना है, टिके रहना है, आउट नहीं होना है। बॉल कभी रन ज़्यादा बनेंगे कम बनेंगे वो नहीं मैटर करता। टेस्ट मैच 700 रन बना के नहीं जीता जाता। 700 रन बनाने के बाद भी मैच ड्रॉ हो जाता है। टेस्ट मैच जीता जाता है जब सामने वाले टीम के 20 खिलाड़ी आउट हो, वरना टेस्ट मैच नहीं जीत सकते आप, भले ही आपके 1000 रन हो। यहाँ पर वही पंगा है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ में करते रहना है, करते रहना है। आपको ऐसा करते रहना है कि आपके सामने वाले का स्टेमिना डाउन हो जाए। स्टेमिना का टेस्ट है ये, ठीक है। और जब अपन तैयारी करते हैं, जब अपने मार्क्स अच्छे आते हैं तो अपने को मोरल बूस्ट होता है कि नहीं यार, आई कैन डू समथिंग। व्हेन आई डू नॉट गेट मार्क्स, ये सबके साथ होता है। जितने तुम्हारे से पहले जो गए हैं उनके साथ में भी ये हुआ है। मतलब ऐसी स्थिति होती कि अप्रैल में कुछ चीज़ें हो पा रही थी। अप्रैल में भैया जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे से बनती थी चीज़ें, भैया अभी तो मतलब जुलाई अगस्त की बात आ गई तो मेरे से बन ही नहीं रहा। भैया ये प्रॉब्लम तो मैं कर चुका हूँ, मैंने करी है, मुझे ध्यान है, पर मेरे को नहीं आ रही अभी। रोना आता है, मतलब ऐसा लगता है कि क्या करें, उड़ जाएँ, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें। मतलब अपने आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। ये सभी के साथ होता है। ये जो डूब के पड़ेगा उसके साथ में होगा ये। तो ये तो होता है भैया, हर बॉल पर तुम अच्छा थोड़ी ना खेल पाओगे, बीट भी तो करेगा सा
बॉल पे? क्या कह रहा हूँ मैं? एनीवेज वापस से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो अभी यहाँ तुम्हारे पास में रिजल्टेंट ऐसा निकलेगा। अब यहाँ डायपोल मोमेंट जब मुझे निकालना है तो क्या होगा? अंडर द रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर। दो डायपोल मोमेंट है यहाँ पर, एक म्यू1 है और एक कौन है? सुनाई नहीं दिया मुझको। बट डायपोल मोमेंट को अपन काय से रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये जो फार्मूला रिजल्टेंट निकालने का, कोई भी दो वेक्टर्स पी और क्यू, कोई भी दो वेक्टर्स पी और क्यू, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? उनका रिजल्टेंट निकलता है अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा से। तो अंडर द रूट म्यू1 म्यू2 क्या है? डायपोल मोमेंट है ना, तो पी का काम म्यू1 ने कर लिया, क्यू का काम म्यू2 ने कर लिया। बोलो रिजल्टेंट ये आ गया सर? आ गया सर? अब अपने पास में ये आया। और कॉस थीटा का एक फंडा समझ लेना बेटा, कॉस थीटा का एक फंडा समझ लेना कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और जब कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी ना, तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी। एज थीटा इंक्रीजेस, कॉस का अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा, मैथमेटिकल ग्राफ बनाऊंगा, ट्राइग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाऊंगा, देन आई विल सी कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। क्या कहा मैंने? जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, वैसे वैसे साइन थीटा और टेन थीटा, इन दोनों की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, वैसे वैसे कॉस थीटा क्या होता है? और जब कॉस थीटा कम होगा तो म्यू की वैल्यू भी कम होगी। अब यहाँ जब इन दोनों के बीच में तुम एंगल निकालोगे, तो ये एंगल मालूम है कितना आएगा? 60 आएगा। यहाँ एंगल कितना आएगा? और यहाँ एंगल कितना आ रहा है? दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 180 आ रहा है। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? कॉस थीटा कम होगा, तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी? तो यहाँ म्यू ज़्यादा होगा, यहाँ म्यू कम होगा, और उधर म्यू क्या होगा? कल मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि ऑर्डर ढेरों आएंगी, सैकड़ों ऑर्डर आएंगी, और अगर मैं बोलूँ हज़ारों ऑर्डर आएंगे तो भी कहना गलत नहीं होगा। केमिस्ट्री बहुत लॉलीपॉप सब्जेक्ट है, आप जितनी मर्जी इससे नफरत कर लो, लेकिन ये वो है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, आपकी रैंक ऊंची करवाता है, आपकी रैंक ऊंची करवाता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको एग्जाम पेपर में टाइम कम लगता है। जब आप जेई का पेपर देने बैठे हो, तो आप ये मान नहीं सकते कि मैथमेटिक्स में आपको टाइम कम लगेगा। मैथमेटिक्स तो जान लेता है आपकी, ठीक है? वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता ही लगता है, आपका लगना ही है। आपको फिजिक्स में रिलेटिवली कम टाइम लगेगा, केमिस्ट्री में और भी कम टाइम लगेगा। तो जितना मर्जी तुम इससे हेट फैलाओ, जितना मर्जी हेट रखो, लेकिन ये तुम्हारे को स्कोर दे देगा, क्योंकि इसमें प्रश्न बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो वहाँ अपन कम टाइम में काम करके वो टाइम अपन सेव कर सकते हैं। काय के लिए? मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए। नीट वालों को तो ऑब्वियसली सबसे कम टाइम बायो में ही लगना है, ठीक है? लेकिन आप मतलब दगा तो कोई भी सब्जेक्ट दे सकता है, तुमको बायो भी दगा दे सकता है। क्योंकि हम कई बार बायो में बड़े ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमको तो बायो बहुत आता है। मैंने देखा है कई 30 मार्क का बनते हैं कि बायो में हमको बहुत आता है, बहुत आता है, बायो निपटा जाएगा। निपटाने को कुछ भी, एक भी चीज़ निपटा सकती है भैया, कोई वो नहीं। भविष्य के गर्त में क्या रखा हम कोई नहीं जानते। पेपर से कुछ दिन पहले हमारी तबीयत खराब हो गई तो हम क्या कर लेंगे? किसका कंट्रोल है बताइए? आपका मेरा किसी का कंट्रोल है? नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं भैया? तो वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो हम तो ये स्थिति होना चाहिए कि हमारी एग्ज़ाम है, उससे 2 महीने पहले ही हम रेडी हों। और एग्ज़ाम देर से हो, एग्ज़ाम पहले हो, उसका फ़ायदा या नुकसान जितना तुमको हो रहा है ना, उतना दूसरों को भी हो रहा है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं कि भी एग्ज़ाम है, जल्दी है या ये है। आप सिस्टमेटिकली प्लान करके करो, आपका काम हो जाएगा। रोज़ टारगेट लो मेरे से, मैं टारगेट दे रहा हूँ, आज ये कंप्लीट करना, आज ये कंप्लीट करना। आप करो, आप देखो, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार पहुँचा दिया सर ने हमको, हम जहाँ पहुँचने के लिए आए थे। वापस से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अभी एंगल 60 डिग्री बना, तो थीटा कम था, कॉस थीटा ज़्यादा आया। कॉस थीटा ज़्यादा आया तो म्यू भी ज़्यादा आया। थीटा बढ़ गया, कॉस थीटा कम हो गया, म्यू भी क्या हो गया? और भी कम हो गया भाई। 200 भैया, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो 60 बनता है। हर दो के बीच में एंगल, हर दो एडजेसेंट के बीच में एंगल कितना बनता है? तो जैसे ये दोनों के बीच में 60 है, फिर इन दोनों के बीच में भी 60 है, तो यहाँ 120 हो गया, फिर यहाँ पर भी 60 है, तो वो 180 हो गया। इसीलिए कहो, सुनाई नहीं दिया मुझको? चलो,
अब इनमें आप लिखिए, इन तीनों का कंपैरिजन कीजिए। इसका नाम है 1,2 डायमिथाइल बेंजीन, दिस इज़ 1,2 डायमिथाइल बेंजीन, दिस इज़ 1,3 डायमिथाइल बेंजीन एंड दिस इज़ 1,4 डायमिथाइल बेंजीन। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? आर्थोजाइलिन। इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? दैट इज आर्थोजाइलिन, दैट वन इज मेटाजाइलिन एंड दैट वन इज। ठीक है भैया, कंपैरिजन कीजिए। कल तुमने देखा था भैया, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो डायपोल मोमेंट ऐसा बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 60 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? और यहाँ क्या कहानी आई भाई? यहाँ तुम देखो ना, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, एंगल 60 डिग्री का बना कि नहीं? एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, और यहाँ क्या है? एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर ऐसा। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा भाई? ये वेक्टर ऐसा और ये वेक्टर ऐसा, यहाँ एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर ऐसा। और जब वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते तो मैं बताया था मैंने, एरो हमेशा दोनों के बाहर निकलते हुए रहना चाहिए। जब अपन ने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था लाइट में, याद आया? एनीवेज, तो यहाँ एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो सबसे कम बन रहा है। यहाँ एंगल कितना बन रहा है? हाँ जी, तो इतने कितना आएगा? कैंसिल हो जाना यहाँ तो भैया। तो एंगल कम तो म्यू ज़्यादा, एंगल ज़्यादा तो म्यू कम। बोलो, कर लिया? करिए अरेंज जरा फटाफट से, बताइए। सबसे ज़्यादा लास्ट वाले में, ये डायपोल मोमेंट ऐसा और ये ऐसा, तो एंगल कितना बनेगा? ये ऐसा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ क्या बनेगा भाई? ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये ऐसा और ये ऐसा। ऐसे एंगल कितना आना है? ये ऐसा। एंगल कम होते जाता है तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक, कर लिया? करो भैया। अभी ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसा रहेगा। चलो एंगल बोलो कितना आएगा? एंगल कितना आया? ये ऐसा और ये ऐसा, बोलो एंगल कितना? एक ठो यो कहीं, अब यहाँ एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि दोनों बराबर नहीं है।
चूंकि दोनों बराबर नहीं, सो दे विल नॉट कैंसल ईच अदर एग्जैक्टली, बट स्टिल जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डायपोल मोमेंट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। बोलो। ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा डायपोल मोमेंट घटता जाएगा। यही समझ है ना हमारे पास। हाँ जी, डन। Which of following has zero dipole moment? Which of following has zero dipole moment? Which of these has zero dipole moment? सारे ही हैं, सबके ही डायपोल मोमेंट क्या होंगे, पैरा पोजीशन पर है, तो पैरा पोजीशन पर होने के कारण क्या होगा, ये कैंसिल हो गए। अभी थोड़ी देर पहले निकाला ही था अपन ने, इसका जीरो आएगा। यहाँ भी पैरा पोजीशन पर है, आएगा कि नहीं आएगा भैया, अभी ये जीरो। ऐसे 1 बाय 1 सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भैया मैं? जो बोलते हैं ना कि भैया वो पेपर ऐसा आता है कि वो सारे ही ऑप्शंस करेक्ट नज़र आते हैं सारे ही ऑप्शंस करेक्ट नज़र आते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन अपने को ऐसा बताया जाता है, ऐसा समझा जाता है। गलत कह रहा हूँ मैं? बोलिए। तो देखा जाए सारे ही पैरा और सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो कैंसिल हो के सबके कितने हो जाने, जीरो हो जाने, ऐसा हमें लगता है भैया, पर ऐसा नहीं है। चलो ए वाले का तो जीरो है, समझ में आ गया। ए वाले का तो है, समझ में आया या नहीं आया भैया? ठीक है सर। बी वाले का भी कुछ ऐसा ही होगा कुछ ऐसा ही। देखें हम, चलो ए वाले का तो मालूम ना, ए वाले का तो कुछ नहीं करना मेरे को, सिंपली क्लोरीन अपना कर दिया। इधर ध्यान दो, बी वाले में क्या, बी वाले में भी चलो ये देखो भैया, ये पहला पोजीशन पे आपने जोड़ा है, साइनाइड ग्रुप कुछ ऐसा होता है, ये सी चलो यहाँ ना दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ बनती कुछ ऐसी, एक पॉसिबिलिटी ऐसी, कुछ ऐसी, एक पॉसिबिलिटी बनती है कुछ ऐसी। समझना भैया हो, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक वाली किस्म की चीज़ है भैया ये।
ये 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है सर। अंतर कहाँ पड़ रहा है जरा देखिए आप। ये जो साइनाइड ग्रुप आपने लगाया है इसकी 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, एक ये वाली, एक ऐसी वाली और एक ऐसी वाली। अंतर देख रहे हो क्या है इनमें? ये जो साइनाइड ग्रुप है इसमें दोनों नाइट्रोजन एक तरफ आ गए, उसमें अपोजिट तरफ आ गए, यहाँ ऐसा आ गया। इतना हम डीप जाके सोचते नहीं है, सोचना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है भैया। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, पर मसले की बात है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचने की ज़रूरत हमको है नहीं, क्योंकि हमको मालूम है जब कार्बन 3 ग्रुप से जुड़ा हो तो सर ने बताया था कि sp हाइब्रिडाइज होता है वो, sp हाइब्रिडाइज होता है वो, और sp हाइब्रिडाइज में शेप हमको मालूम है लीनियर होता है। कैसा होता है? तो ये बॉन्ड दोनों जो होंगे, ये सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक लाइन में होंगे, इसलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कौन सा वाला है? ये वाला। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा? क्योंकि जब कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो परसों बताया गया था sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, 2 दिन पहले, इनफैक्ट सैटरडे को फ्राइडे को बताया था मैंने, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इधर चला गया, सिंगल बॉन्ड इधर चला गया। सर ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन में शेप कैसा होता है? लीनियर होता है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं। पॉसिबिलिटी कौन सी है? ये वाली, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या होगा? कुछ ऐसा, और यहाँ क्या होगा? कुछ ऐसा। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, और इसलिए कैंसिल हो जाने के कारण इसका म्यू भी कितना आएगा? तो ए में तो 0 आ ही चुका था जनाब, बी में भी 0 आ गया। बोलिए, करिए। ठीक, अभी सी आए, सी के ऊपर हम आए तो क्या होगा? एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, और एक पॉसिबिलिटी ये वाली है। ठीक है भैया, ये पॉसिबिलिटीज है इसके स्केलेटन की। अभी कौन सा सही होगा? ए वाला कि बी वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला? तो थर्ड वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इस केस में जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा ना सर, वो आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का इतना लॉलीपॉप तरीका बताया कि मतलब मुझे लगता है कि मेरे को मेरे टाइम पर क्यों नहीं पता था। दो सिग्मा, 2 लोन पेयर साहब, हाइब्रिडाइजेशन 4 और sp3 हो गया। और क्या है? हम वो फार्मूला पढ़ के खुश थे, यार फार्मूला कितना बढ़िया है यार। और ये तरीके में तो कितना, यहाँ कहाँ फार्मूला लगाने बैठोगे बताओ तुम? नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम प्लस हाफ ग्रुप नंबर माइनस वैलेंसी प्लस माइनस चार्ज, कितना बड़ा काम हो जाएगा। यहाँ हार्ट से निकलता है, हार्ट 2 बॉन्ड निकाले, 2 लोन पेयर, 2 + 2 आंसर 4 sp3। sp3 में शेप अगर 2 लोन पेयर आती तो वी शेप होता, बेंट एंगुलर होता है। तो बेंट एंगुलर होता है तो फिर लीनियर कैसे बना दिया आपने? बोलो, बताया कि नहीं भैया? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये आखिरी वाला केस तो पॉसिबल है नहीं। है क्या पॉसिबल? नहीं है। बचा कौन सा भैया? इन दोनों में से कोई एक। अरे बोलो। अब अगर यहां पर मैं इस वाले को देखूं तो इस वाले को देखूं तो इसका ऐसा होगा और इसका ऐसा होगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? सुनाई नहीं दिया मेरे को? कैंसल कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे कैंसल? और ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। तो इसमें नेट कितना आएगा? सुनाई नहीं दिया मुझको। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है तो 0। और यदि इधर देखें तो चलो ये और ये, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों कर पाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन के तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले कैंसिल कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ये दोनों तो भैया देखो, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर ये दोनों नहीं कर पाएंगे।
यहाँ तो क्या हुआ, इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बोलो। अब यहाँ तुम्हारा बस नहीं, तुम जानते ही नहीं हो कि दोनों में से कौन सा सही है। जानते हो क्या? मैं भी नहीं जानता। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? उस वाले को मैं कैसे डिस्कार्ड कर पाया? क्योंकि मुझे मालूम था सर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 में तो कभी भी शेप लीनियर हो ही नहीं सकता, या तो टेट्राहेड्रल होगा या पिरामिडल होगा या वी शेप होगा, यही बताया गया ना आपको भैया। तो ये तो संभव है नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। बोलो। अब अगर ऐसा रहा तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, पर ये दोनों नहीं कर पाएंगे, और ऐसा रहा तो फिर इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। महिमा ठीक? अब हमको नहीं मालूम, अगर ऐसा रहा तो म्यू 0 और ऐसा रहा तो म्यू नॉन जीरो। ठीक है? तो ये थ्योरेटिकली तो कोई भी कंक्लूड नहीं कर सकता, थ्योरेटिकली तो इसको कोई भी कंक्लूड नहीं कर सकता। इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं तो एक्सपेरिमेंटल ही मालूम पड़ सकता है, और एक्सपेरिमेंटल मालूम पड़ जाने के बाद अपने को याद कर लेने का है भाई, या तो म्यू 0 होगा या म्यू 0 नहीं होगा। और एक्चुअली ये पाया जाता है कि म्यू 0 नहीं होता, अर्थात हाइड्रोजन का अरेंजमेंट ऐसा है, ये वाले पॉसिबल नहीं है। देखो, जो शेप मिल रही है, जो ज्योमेट्री मिल रही है, जो शेप मिल रही है, जो ज्योमेट्री मिल रही है, वो मिल रही है, उसमें आपका मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अरे इसमें हमारा कोई कंट्रोल, हमारा कंट्रोल तो किस बात पर है कि हम भैया, हमको अगर पता होता, जैसे पिछली बार ये हम पहचान सकते थे कि हाँ ये नहीं, पर इन दोनों में से कौन सा होगा, दैट इज़ नॉट आर, मतलब जब तक अपने को पता नहीं हो तब तक अपन नहीं जानते। तो जब प्रैक्टिकली ये देखा गया तो ये पाया गया कि इसका म्यू जीरो नहीं होता। समझ में आई बात? समझ में आई बात या नहीं? तो तुम्हें भले ही अपोजिट साइड दिखाई दे रहे हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी टू, ये क्या कहलाता है, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है? तो इसमें डायपोल मोमेंट 0 आया, इसमें डायपोल मोमेंट 0 आया, इस पर डायपोल मोमेंट क्या आया भैया, एक मिनट, इसमें डायपोल मोमेंट 0 आया, इसमें डायपोल मोमेंट 0 आया, लेकिन इसमें डायपोल मोमेंट 0 क्यों नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ऐसे तो तुमने देखा दोनों तरफ अपोजिट थे, खट खट कैंसिल कर दो, पर नहीं, क्या कहानी आ रही है, अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ होते हैं, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो पाते और डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता। बोलो। और इसका अगला जो ऑप्शन डी दे रखा है तुम्हारे को, वो भी ऐसा ही है, बस ऑक्सीजन की जगह तुमको क्या लगाना है, ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दो, वही 6 वैलेंसी वाला ऑक्सीजन था, वही 6 वैलेंसी वाला सल्फर था। करो। नहीं, ये तो मैंने गलत कर दिया, एक्चुअली हाइड्रोजन से ही ऑक्सीजन की तरफ होगा, सॉरी, ये मिस्टेक है मेरी यहाँ पर। और ऐसे ही सल्फर वाला होगा। अब अगला कौन है, इसका अगला कौन सा है, CH3O, तो उसमें भी तुम्हारे को यही करना पड़ेगा, H हटाकर तुम्हें क्या लगाना है, CH3, उसमें भी यही होगा कि नॉन जीरो आएगा। नहीं आ समझ में? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? क्या समझ में आई? इसका अगला जो एग्जांपल है, OH की जगह तुम क्या लगा दोगे, OH की जगह SH लगाओगे, O की जगह S लगा दिया तो SH वाला अगला एग्जांपल बना के नहीं, तो उसमें भी ऐसे ही नॉन जीरो आएगा। और फिर OH की जगह क्या लगा दोगे, OCH3 वाला, तब भी वैसे ही नॉन जीरो आएगा। कर सकते हो? ठीक है? अभी कौन बचा? इसमें क्या होता है,
जैसे ये वाला डायपोल मोमेंट इस वाला डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा, ये डायपोल मोमेंट इस डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला डायपोल मोमेंट इस वाला डायपोल मोमेंट से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, सुनाई कम पड़ता है मेरे को यार, और अल्टीमेटली आउटकम कितना आएगा, 0 आएगा। समझ गए? सॉरी, यूँ बोलो कि ऐसा वाला रहेगा कि ऐसा वाला रहेगा। स्ट्रक्चर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये नहीं बोला कभी भी कि ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। मैंने बोला कैसा भाई, ये या ये, मैंने ये बोला है। तो ये नहीं होता भाई। एक्चुअली आपको डायपोल मूवमेंट के बेसिस पर ही मालूम पड़ता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। डायपोल मूवमेंट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर को पहचानने में मदद करता है ये। अब अगर ऐसा होता तो डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो आता। कैसे नॉन जीरो आता? ये वाला डायपोल मूवमेंट ऐसा था, ये वाला ऐसा था, क्या ये दोनों कैंसिल करेंगे? सुनाई नहीं दिया? क्या ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे? हाँ जी, क्या ये दोनों कैंसिल करेंगे? यस, ये दोनों कैंसिल करेंगे, लेकिन ये दोनों तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना। तो इस केस में नॉन जीरो आएगा और इस केस में क्या आएगा? प्रैक्टिकली जब देखा गया तो क्या पाया गया? जीरो आता है, नॉन जीरो नहीं आता है। समझ में आई बात? तो हमको मालूम पड़ा कि अच्छा अरेंजमेंट वैसा है ना कि ऐसा है। क्या कहा मैंने? ठीक है, तो क्या हुआ भैया? हमने क्या पाया? इसका क्या मिला हमको? जीरो मिला। इसका क्या मिला? इसका जीरो मिला क्या? इसका भी नहीं मिला जीरो, इसका भी नहीं मिला। इसका सुनाई नहीं दिया मुझको? ठीक है, मैंने जो कहना चाहा आपको ये समझ में आया भैया कि देखो यहाँ तुमने क्या पाया भाई, ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा। जब प्रैक्टिकली चेक करा गया तो ये तो संभव था नहीं, तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया। अभी ऐसा होगा या ऐसा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो जब प्रैक्टिकली चेक करा गया तो क्या मिला? डायपोल मूवमेंट जीरो। डायपोल मूवमेंट जीरो मतलब क्या हुआ? वो वाला है, ये वाला नहीं। बोलो, यहाँ भी वही बात बोलिए। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ मैं तुम्हारे को। ये जो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पाया गया कि इसका जो ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट है, इसका जो ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट है वो कम है इसके थ्योरेटिकल डायपोल मूवमेंट से। इसका ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट इसके थ्योरेटिकल डायपोल मूवमेंट से कम है। मतलब थ्योरेटिकली हम जो कैलकुलेट करते हैं कि डायपोल मूवमेंट इतना 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 आना चाहिए, थ्योरेटिकली हम जो कैलकुलेट करते हैं डायपोल मूवमेंट इतना आना चाहिए, पर प्रैक्टिकली हमको जो डायपोल मूवमेंट मिलता है वो क्या मिलता है? उससे कम मिलता है। तो एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस। भाई थ्योरेटिकली हम देखते हैं डायपोल मूवमेंट की वैल्यू सपोज करो मान लो x आना चाहिए थी, सपोज कुछ भी x वैल्यू आना चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली जब चेक करा गया तो वैल्यू x नहीं है। x से क्या आई? x से क्या आई? सो देयर मस्ट बी समथिंग मिसलीडिंग, देयर समथिंग विच आई एम मिसिंग। मेरे इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ अभी कमी है, कुछ कमी खल रही है। सो व्हाट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आई एम लैकिंग ऑफ? एक्चुअली में क्या होता है सर, ये जो दोनों क्लोरीन आइटम्स हैं, ये दोनों क्लोरीन आइटम्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। इसीलिए जो एक्चुअल एंगल आता है
वो 60 डिग्री से ज़्यादा आता है। थ्योरेटिकली तुम कितना सोच रहे थे, थ्योरेटिकली तुम कितना सोच रहे थे, पर तुम्हें 60 नहीं मिला, 60 से क्या मिला, ज़्यादा मिला, तो एंगल बढ़ जाएगा, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा। तो दीज टू क्लोरीन एटम रिपल ईच अदर, ये दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूर जाने के चक्कर में क्या हो रहा है, एंगल बढ़ गया। अभी सर थोड़ी देर पहले बताया था आपने, एंगल बढ़ता है तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है भैया दिव्यांशु, जितना एंगल मैं सोच रहा था, मुझे उस एंगल से क्या मिला, मुझे उस एंगल से क्या मिला, इसीलिए मैंने क्या पाया, डायपोल मोमेंट मुझे क्या मिला। समझ में आई बात। ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल देखना, यहां जो डायपोल मोमेंट आता है ऑब्जर्व्ड, जितना मिलना चाहिए मुझे उससे क्या मिलता है, थ्योरेटिकली मैं जो सोच रहा था मुझे उससे ज़्यादा मिलता है। थ्योरेटिकली मैं सोच रहा था कि चलो इसकी वैल्यू x आना चाहिए थी, पर प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, x से ज़्यादा मिली। थ्योरेटिकली मुझे कितनी वैल्यू मिली, थ्योरेटिकली मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिलना चाहिए थी, x। प्रैक्टिकली मुझे उससे क्या मिली, अगेन आई एम मिसिंग समथिंग। बोलो पाटिल कुछ कहा अभी। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक, उस टॉपिक का अगला टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो वहाँ क्या होता है, इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या जाती है इनमें, इंट्रामॉलिक्यूलर, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दे कम क्लोजर टू ईच अदर। तो थ्योरेटिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एंगल मिलेगा 60 डिग्री, प्रैक्टिकली मुझे एंगल क्या मिला, 60 डिग्री से, एंगल 60 डिग्री से कम मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा, जितना मुझे मिलना चाहिए था मुझे उससे, अरे एंगल कम कर दिया तो म्यू बढ़ेगा ना रे बाबा, सिंपल। बोलो आई बात समझ में भैया, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग मैंने शुरुआत करी थी उस दिन से बोल रहा हूं मैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं कि आपको 2 क्वेश्चन अगर जेईई में मिल जाए तो आपका सीधा 8% का काम हो गया। और नीट में आप ये मान के चल रहा है कि आपको 45 में से मिनिमम 3 क्वेश्चन मिलने, और 3 क्वेश्चन मतलब 6.67% वेटेज हो गया, तकरीबन 7%। 7% में तो खेला हो गए, ठीक है भैया, समझे। हाँ जी, तो कुछ समझ में आया मैंने क्या करा। दे रिपल ईच अदर, हेयर दे अट्रैक्ट ईच अदर। जब एंगल घटेगा भाई, वो एंगल घटता है तो म्यू बढ़ता है, और एंगल बढ़े है तो म्यू क्या हुए, कम हो गया भाई। समझा कि नहीं समझा भाई, कर लो भाई। है बागड़ी लैंग्वेज है, बागड़ी हरियाणवी, उसमें बात करते ऐसा लगता है ऐसे पिटाई लगा रहे सामने वाले की। है इब भी हो जाएगा तेरा हैप्पी बर्थडे। लिसन, तो डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा किसका कम, इस तरह से हमने बात समझी भैया। इस डायपोल मोमेंट का एक और इम्पोर्टेंस है भैया, इस पर एक तरह के प्रश्न और बन सकते हैं। डायपोल मोमेंट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग आयनिक परसेंटेज। कोई बॉन्ड कितने % आयनिक है, आपको मालूम हो कोई बॉन्ड कितने % आयनिक है, इसकी पहचान आप लोग कैसे करते थे। एक तरीका आपके पास में क्या था, डायपोल कोई किस तरह से पहचानते थे इस बात को आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आपको पता है 16 XA - XB + 3.5 XA - XB का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू कि कोई बॉन्ड कितने % आयनिक है। बोलो, वो एक तरीका है जानने का। एक और तरीका बता रहा हूँ, डायपोल मोमेंट जो है समझना, डायपोल मोमेंट क्या होता था तुम्हारे को याद दिला दो। जैसे ये ए पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बी पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर कितना चार्ज आया और इस पर क्या आया, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इसका डायपोल मोमेंट दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट, और डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। बोलो
डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाती है केमिस्ट्री में, दैट ऑलरेडी वी नो। क्या यहाँ तक समझ में आई बात? सुनाई नहीं दिया मुझको? वेल एंड गुड। नाउ लिसन, डायपोल मोमेंट की यूनिट भी बता चुका हूँ मैं, क्या होती है यूनिट, क्या होती है इसकी? कूलम मीटर। डोंट गेट कंफ्यूज कि सी सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये cm लिखा है तो सेंटीमीटर नहीं, सी कैपिटल लिखा है मैंने, स्मॉल नहीं लिखा है। इसकी यूनिट कूलम मीटर है। फिजिक्स में तो हम यही यूनिट यूज़ करते हैं, कूलम मीटर। फिजिक्स में तो हम यही यूनिट लेते हैं, इसकी कौन सी है? बट केमिस्ट्री में इसकी जो यूनिट ली जाती है, केमिस्ट्री में इसकी यूनिट क्या ली जाती है? डिबाई, स्मॉल में लिखते हैं, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक डिबाई बराबर होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। एक डिबाई बराबर कितना होता है? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये डिबाई है, डिबाई। डिबाई का मतलब क्या? ये इसकी यूनिट है ESU, चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। चार्ज की यूनिट ऐसे तो कूलम होती है, स्टैट कूलम होती है, ऐसी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है चार्ज की। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 डिबाई बराबर क्या होता है? समझे? पहले लिखिए इसको, चलिए। 1 डिबाई ESU सेंटीमीटर में इतना होगा। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, लिख लीजिएगा। 1 डिबाई इज इक्वल टू कितना? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। और 1 डिबाई इज इक्वल टू कितना? कूलम मीटर। अंडरस्टूड? तो एक डिबाई बराबर 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर है, या फिर 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर है। एंड नाउ दिस हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ। क्या बताने में मदद करता है हमारी? परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ में क्वेश्चन लिखो, डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 डिबाई। डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 डिबाई। डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 डिबाई। लिख लिया? If bond length of HCl is 1.275 angstrom, if bond length of HCl is 1.275 angstrom, 1.275 angstrom, determine percentage ionic strength of HCl molecule. Determine percentage ionic strength या percentage ionic character of HCl molecule. और जिंदगी बाकी तो नहीं। हाँ जी, परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ बतानी किसकी? आपको HCl मॉलिक्यूल की। नाउ हाउ शैल वी प्रोसीड? इसके ऊपर ये बड़ा फेवरेट है, पिछला ध्यान दे लो, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है। इरिश कैसे हम क्या करेंगे? लिसन, इसको हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे? देखो, HCl में तुमको इसका थ्योरेटिकल ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है? बोलो जरा मेरे को। 1.03 डिबाई। और जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो कितनी है? 1.275 ऑंगस्ट्रॉम। ऑंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, 10⁻⁻⁴
-8, क्योंकि मुझको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। काय में कन्वर्ट करना है ये बोलिए? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो क्योंकि मीटर में कन्वर्ट होगा तो 10⁻⁻10 करूँगा, लेकिन मैंने तो काय में करना है? सेंटीमीटर में। लिसन एवरीवन, तो ये हमारे पास आया, ठीक है। आई बात समझ में? अब परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ का एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ का एक सिंपल सा फार्मूला देखो, अगर 100% आयनिक होता, एक्चुअली 100% का मतलब क्या होता कि H पर एग्जैक्टली +1 चार्ज आ जाएगा और Cl पर एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पर एग्जैक्टली नहीं आता। 100% आयनिक होगा तो कैसे पिक्चर बनेगी? 100% आयनिक मतलब H पर एग्जैक्टली +1, और ये कौन सा नेचर होता? 100% आयनिक। उस केस में इसका डायपोल मोमेंट मालूम है कितना आता? जब ऐसा होता तो इस पर आता एग्जैक्ट +1 और इस पर आता एग्जैक्ट माइनस, तो उस समय एग्जैक्ट चार्ज कितना आता मालूम है? 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। अगर 100% आयनिक हो तो इतना चार्ज आएगा, इतना। अगर ये मॉलिक्यूल कैसा है, कैसा है? 100% आयनिक, तो इतना चार्ज कैरी होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर 100% आयनिक है, समझ लो पहले ही नागवंशी, 100% आयनिक है मतलब इस पे आएगा H पर एग्जैक्टली +1, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम उसको ESU में चेंज करूँगा तो ये आएगा। 100% आयनिक होता तो इतना आता, और उस केस में इसका डायपोल मोमेंट कितना आता 100% में? भाई ये चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस तुम्हें दे रखी कितनी? इतना डिवाइड आता, क्योंकि ये हो गया काय में? ESU में है चार्ज, और वो सेंटीमीटर में, तो ESU और सेंटीमीटर यही तो होता है। एक मिनट, इतना आता, ये क्या आता? ये कब आता? जब मॉलिक्यूल क्या होता? प्योरली आयनिक, यूँ कह लिया जाए 100% आयनिक। अगर मॉलिक्यूल प्योरली आयनिक है, अगर मॉलिक्यूल क्या है, तो ये किस बनेगी? प्योरली आयनिक होगा तो कितना चार्ज आएगा हाइड्रोजन पर? इतना चार्ज आएगा। क्लोरीन पे कितना आएगा? इतना। बस हाइड्रोजन पे इतना प्लस आएगा, क्लोरीन पे इतना ही। तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा? डायपोल मोमेंट होगा चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट। चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का क्या? इतना ESU सेंटीमीटर आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा तुमने कि 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर क्या होता है? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ये क्या होता है? इतना डिवाइड आएगा। कब आएगा ये? जब 100% आयनिक हो। बोलो, पर मॉलिक्यूल 100, अभी मॉलिक्यूल का एक्चुअल डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है? ठीक है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकलेगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है वो कितना है, और मिलना कितना चाहिए था, इनटू क्या कर देंगे? सो दिस विल गिव यू क्या? परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ। समझे आप? अगर मॉलिक्यूल 100% आयनिक होता तो H पर कितना चार्ज आता? +1, मतलब इतना चार्ज आता। क्लोरीन पर कितना चार्ज आता? -1, मतलब कितना चार्ज आता? तो उस स्थिति में डायपोल मोमेंट क्या आता? चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट। इतना डायपोल मोमेंट बनता, मतलब डायपोल मोमेंट इतना आना चाहिए था। इफ मॉलिक्यूल वुड हैव बीन 100% आयनिक, अगर वो प्योरली आयनिक होता, 100% आयनिक होता, तो डायपोल मोमेंट इतना आता। पर थ्योरेटिकली आ कितना रहा है, प्रैक्टिकली आ कितना रहा है? उतना आ रहा है। बोलो, तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना नहीं लगा? जितना डायपोल मोमेंट है अपॉन जो थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट है,
ये कौन सा वाला आया, थ्योरेटिकल, मतलब 100% आयनिक होने पर ये जितना है वो, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व वाला है, ये थ्योरेटिकल है। ऑब्जर्व को थ्योरेटिकल से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई विथ 100 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, करिए। कर लिया। एक क्वेश्चन और लिखो, डायपोल मोमेंट ऑफ HBr इज, डायपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 2.6, डायपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 2.6 इंटू 10 to the power minus 30, डायपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 2.6 इंटू 10 to the power minus 30 कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट ऑफ HBr is 2.6 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर। बॉन्ड लेंथ इज 1.41 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ इज 1.41 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr, व्हाट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr, व्हाट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr। अब सेम प्रॉब्लम है पिछली प्रॉब्लम के जैसी, बस ये है कि पिछली बार तुम्हें काय में दे रखा था, वो HCl का जो डायपोल मोमेंट दे रखा था वो काय में दे रखा था, डिबाई में दे रखा था, इसलिए तुमने 100% आयनिक होने पर भी डिबाई में निकाला था। नहीं आ समझ में? अरे यार तुम्हारे को HBr HCl का काय में दे रखा था, तो इसलिए तुमने इसको भी काय में निकाला, डिबाई में निकाला। अभी तुमको काय में दे रखा है HBr का, कूलम मीटर में, इसलिए 100% आयनिक होने पर तुम HBr का भी काय में निकालो। करो, लगाओ दिमाग। चलो HBr का डायपोल मोमेंट कितना है, कितना दे रखा है HBr का, वापस बोलना, 2.6। करेक्ट, 1330 ही है, 30, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, इतने कूलम मीटर। चलो ठीक है। और बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है, लेके जाओ उसको, थोड़ी स्ट्रांग बन यार मुस्कान। बॉन्ड लेंथ कितनी है, वन 1.4 एंगस्ट्रॉम। अगर HBr 100% आयनिक होता, यदि HBr कैसा होता, तो H पर आता प्लस चार्ज और Br पे क्या आता, अगर HBr 100% आयनिक होता तो H पर आता प्लस चार्ज और Br पे आता माइनस चार्ज। मतलब कितना चार्ज आता है एग्जैक्टली। अब इस बार मुझे काय में काम करना चाहिए, कूलम मीटर में करना चाहिए, तो उस केस में चार्ज कितना आता, तो 100% आयनिक होने के केस में डायपोल मोमेंट कितना आता, ये चार्ज इनटू उनके बीच के डिस्टेंस। हंड्रेड % आयनिक होता तो यही आता डायपोल मोमेंट। अगर तुमको डिबाई में दे रखा होता तो चार्ज कितना आता, ये आता, तो तुम भी डायपोल मोमेंट उसी में निकालते कि नहीं। लेकिन अभी तुम्हें काय में दे रखा है इरिश, कूलम मीटर में, इसलिए अपन ने चार्ज भी कूलम में लिया और डिस्टेंस मीटर में ली। बोलो ना यार, तो डायपोल मोमेंट ये आएगा। तो अब अपन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज आयनिक नेचर कैसे निकालेंगे। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कितना है, ये ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है
और थ्योरेटिकल ये है, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? ये ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है, ये 100% आयनिक होने पर डायपोल मोमेंट है, मल्टीप्लाइड विथ क्या, समझ गए? लिखो, a molecule has mu equals to 1.2 dBi. A molecule has कितना, 1.2 dBi, ठीक है, and bond length is 1 angstrom. Bond length is 1 angstrom. What fraction of electric charge, what fraction of electronic charge exists on each atom? What fraction of electronic charge exists on each atom? आपको मालूम है अगर बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता तो पार्शियल नेचर आता है, और जितना पार्शियल नेचर आता है ना वही एक्चुअली उसका परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे ओरिजिनली चार्ज होना चाहिए +1, अब वो +1 ना आते वो उसमें कुछ दशमलव में आएगा चार्ज, तो जितना परसेंट चार्ज आया उतना ही परसेंट क्या होता है रोहन उसका आयनिक नेचर। तो एक तरह से आपको इनडायरेक्टली क्या निकालना है, परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ। जितनी परसेंटेज आयनिक स्ट्रेंथ होगी उतना ही परसेंट क्या आएगा, चार्ज आएगा। नहीं आ समझ में? अगर प्योरली आयनिक होता तो चार्ज क्या आता, +1 और -1 आता कि नहीं, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आता कि नहीं, मतलब 4.8 × 10⁻10 ESU आता कि नहीं, वैसा नहीं आएगा, उसका कुछ पार्शियल नेचर आएगा। तो वो कितना परसेंट पार्शियल आएगा, दैट व्हाट यू आर देयर टू फाइंड आउट। करिए। करा? कोई भी एक मॉलिक्यूल है, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा मॉलिक्यूल है, लेट इट बी AB। ओए, A पर पार्शियल पॉजिटिव और B पर पार्शियल क्या, चलो अभी डायपोल मोमेंट कितना बताओ, इसका कितना है? (1.2 dBi। एम आई करेक्ट? 1.2 dBi है सर, अरे है कि नहीं है, 1.2 dBi है। चलो, और बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी तुम्हारे को, 1 एंगस्ट्रॉम, बहुत बढ़िया। तो अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे तुम, ये जो आया इतना ओरिजिनली कितना होना चाहिए था, 100% आयनिक के केस में कितना होना चाहिए था, अगर 100% आयनिक होता तो डायपोल मोमेंट कितना आता बताओ, इतना आता कि नहीं, इतना ESU आता, सुनाई नहीं देता मेरे को यार, और ये कितना आता, मतलब कितना आता, 4.8 dBi। कब आता ये, तो अपने को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे, जो आया अपॉन 100% आयनिक, आंसर एग्जैक्ट 25% आ गया है। तो बोलो, चलो arrange these in increasing order of their dipole moment. Arrange these in increasing order of their dipole moment. चलो बोलो, हाँ भाई आर्यन राज बोलो। फ्लोरीन वाले का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने को मालूम है यहाँ पर
CH3 के साथ में जो भी कोई हेलोजन जुड़ा है, CH3 के साथ में जो भी कोई हेलोजन जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, इस पर क्या चार्ज है और इस पर क्या चार्ज है? तो डायपोल मोमेंट ऐसा कुछ होगा, अरे कहो ना, CH3 पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वो हेलोजन पर क्या होगा? पार्शियल। CH3 पर होगा पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। CH3 पर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल। हेलोजन पर क्या होगा? पार्शियल। अंडरस्टूड? क्योंकि ये अरे अल्काइल को प्लस रहता है और इस पे ये नेचुरल सी बात है, इन पे चार्जेस का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब आएगा? प्रियवंश बोलो। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा। फिर समझ में आ रही बात क्यों नहीं? CH3 तो अपनी जगह फिक्स है। इलेक्ट्रॉन आप यूँ समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने करके बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको मालूम है CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे कम है, फिर ज़्यादा किसकी है? फिर किसकी है? फिर किसकी है? फिर किसकी है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ आया? ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा आया, तो यहाँ चार्ज सबसे ज़्यादा आएगा, इसलिए डायपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा। यहाँ डिफरेंस कम आएगा, चार्ज कम आएगा। यहाँ डिफरेंस और कम आएगा, चार्ज और कम आएगा। यहाँ डिफरेंस और कम आएगा, चार्ज और कम आएगा। बोलो क्या विचार है आपका? अरे यही विचार है ना आपका भी कि कुछ और है? यही है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ यही फाइट चलती है, जो बात बोली है कि हम बोल देते हैं फटाक से डायपोल मोमेंट का ऑर्डर किया जाएगा। कोई होता हम यही, क्योंकि साहब क्योंकि फ्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। फ्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? इसलिए क्या होगा? चार्जेस सबसे ज़्यादा आएंगे। बात सही है, वहाँ चार्जेस सबसे ज़्यादा आएंगे, यहाँ चार्जेस कम आएंगे, यहाँ कम, यहाँ और भी कम, तो इसलिए ऑर्डर ये होगा। बोलो। लेकिन यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू मालूम है क्या है? बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। आयोडीन के साथ में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ब्रोमीन के साथ में कम, क्लोरीन के साथ में और भी कम, और ब्रोमीन के साथ में और भी क्या? चार्जेस के कारण देखा जाए तो जो ऑर्डर लिखा है मैंने वही होगा, और अगर बॉन्ड लेंथ के कारण देखा जाए तो क्या होगा? ये होगा। अब दोनों में से कौन डोमिनेटिंग है वो अपने को पता नहीं, तो अपने को याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई चारा भी नहीं हमारे पास। तो कौन सा ऑर्डर डोमिनेटिंग है? साइज वाला या चार्ज वाला? भाई चार्ज बढ़ता है तो डायपोल मूवमेंट बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ती है तो डायपोल मूवमेंट बढ़ता है। चार्जेस ऐसे जाने पे बढ़ रहे हैं, ऐसे डायपोल मूवमेंट ऐसे बढ़ेगा। बोलो। साइज ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे डायपोल मूवमेंट ऐसे बढ़ेगा। बताओ क्या करेंगे हम? कौन सा इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है? पता है क्या तुम्हारे को? मेरे को भी नहीं पता भैया, ऐसे कैसे मालूम पड़ जाएगा? सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो कुछ जगहों पे जाकर हमें याद करना पड़ता है। तो एक्चुअली दोनों में से कौन सा डोमिनेटिंग है? दोनों में से कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है। यहाँ देख लीजिएगा, ऑर्डर जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। यूँ कहा जाए कि यहाँ से यहाँ जाने पर साइज का इफेक्ट ज़्यादा रहा, लेकिन बाकी सब में चार्ज का ही इफेक्ट ज़्यादा रहा। क्या कहा मैंने? क्लोरीन से फ्लोरीन वाले में गए तो साइज का इफेक्ट डोमिनेटिंग हो गया, इसलिए क्लोरीन वाले का ज़्यादा आया, फ्लोरीन वाले का कम आया। लेकिन ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह में तो किसका इफेक्ट ज़्यादा रहा? चार्ज का ही रहा। समझ में आई बात? इसलिए डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या है? कुछ ऐसा। बोलो, कर लो। बोलिए, समझ में आया भैया? चार्जेस के कारण देखा जाए तो ऐसा बढ़ना था, साइज के कारण ऐसे बढ़ना था। जब दोनों में कंपटीशन चल रहा है तो अपने को नहीं मालूम रहता भैया कि कौन सा ज़्यादा है। फिर अपने को पता होना ही चाहिए कि ये है। समझ में आई बात? और एग्जाम्पल जो तुमसे पूछेंगे, मैंने तुम्हारे को 100 बात की एक बात पहले भी बोली, थोड़ी देर पहले भी, आपको ऐसे 10 चीज़ें मिलेंगी। जितनी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। हम कल से लेकर अभी तक केवल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हमने 5 घंटे पढ़ लिया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तकरीबन। कल भी 2 घंटे पढ़ा कम से कम, अभी भी। ठीक।
अब एक है CH3Cl और एक है CD3Cl। H तो H है, D जानते हो क्या है? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप ड्यूटेरियम, ठीक है। हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप है ड्यूटेरियम। अब इन दोनों में से ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? इन दोनों में से, मधुसूदन ध्यान दो यहाँ पर, इन दोनों में से ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? तो देखो ये एक है CH3Cl और एक क्या है? CD3Cl। अगर चार्ज के बारे में बात बोली जाए तो यहाँ चार्ज ज़्यादा है। यहाँ जो चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। चार्ज के बारे में अगर बात करी जाए तो चार्ज यहाँ ज़्यादा है, तो डायपोल मोमेंट में ज़्यादा किसका आएगा? CH3Cl का कि CD3Cl का? CH3Cl का कि CD3? क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो ड्यूटेरियम है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ड्यूटेरियम क्या है, इसीलिए वहाँ चार्ज ज़्यादा आएगा, यहाँ चार्ज कम आएगा, तो डायपोल मोमेंट CH3Cl का ज़्यादा आएगा, CD3Cl का कम आएगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, डिस्टेंस ज़्यादा किस में है? इधर डिस्टेंस बड़ी आएगी, उधर डिस्टेंस क्या आएगी? तो चार्ज के कारण देखा जाए तो ये आएगा और डिस्टेंस के कारण देखा जाए तो ये आएगा। आएगा चार्ज के कारण देखा जाए तो कौन किसका ज़्यादा होगा? CH3Cl का। और डिस्टेंस के कारण देखा जाए तो किसका ज़्यादा होगा? CD3Cl का। और एक्चुअली जब ऑब्जर्व किया जाता है तो आपको ये मालूम पड़ता है जनाब कि CH3Cl का कम होगा और CD3Cl का क्या होगा? इसका रिलेटिव हल्का सा कम आता है, बहुत माइन्यूट सा कम आता है, और इसका क्या आता है? माइन्यूट सा कर लीजिए। मतलब डिस्टेंस का इफेक्ट डोमिनेटिंग आया। किसका इफेक्ट डोमिनेटिंग आया? डिस्टेंस का। चार्ज के कारण देखा जाए तो सर CH3Cl का ज़्यादा होगा। चार्ज के कारण देखा जाए तो किसका ज़्यादा होगा? CH3Cl का ज़्यादा होगा। और डिस्टेंस के कारण देखा जाए तो किसका ज़्यादा होगा? CD3Cl का ज़्यादा होगा। एंड इफेक्ट ऑफ ये, तो आप तो बस जितने कॉपी में लिखे भैया उन सबको चाय में घोल के पी जाओ। हाँ और क्या, जिसमें तुम्हारी इच्छा उसमें घोल के पी जाओ यार, तुमको सब पीने की छूट जाओ।